नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा सर। बीजेपी का हेड कौन होगा, इसको लेके बड़ी कवायतें हो रही हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं सीधे क्वेश्चन पर आऊंगी। पर हाँ, ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है उस वक्त हमने पासेस खोल दिए हैं एंड वी हैव ओनली स्पेस फॉर 20 पीपल, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया और आप रजिस्टर करना चाहते हैं, गो हेड एंड रजिस्टर बिफोर इट क्लोजेस डाउन अगेन। इसी के साथ सर, बीजेपी के हेड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे बहुत सारी चीजें एनालाइज होती हैं, असेस की जाती हैं। कई लोगों के नाम चल रहे हैं और कहा जा रहा है मार्च एंड तक किया भी जाएगा। जी सर। पहले तो गायत्री जी आपको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। ये जो आप जो कहा बीजेपी के प्रेसिडेंट की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, इम्पोर्टेंट तो ये इस समय हो गई है क्योंकि अभी कोई नड्डा जी को जाना है और नए अध्यक्ष को आना है। अन्यथा इससे पहले याद करिए कि बड़ी स्विफ्टली जो है टेक ओवर चेंज ओवर हो जाता था कि जब गडकरी के हटने के बाद थोड़ा जब राजनाथ बने थे तब थोड़ी हलचल हुई थी, लेकिन राजनाथ सिंह जब मंत्री बने उन्होंने छोड़ा और अमित शाह बन गए, कहीं कोई ज्यादा उसकी हलचल नहीं हुई। अमित शाह ने छोड़ा, जेपी नड्डा बन गए, कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन अब की हलचल बहुत ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है? या इससे पहले आप भाजपा के जो अध्यक्ष होते रहे, नितिन गडकरी जब आए तब भी कोई बहुत ऐसा कोई जिस तरह से आजकल कयास चल रहे हैं, बहसें हो रही है टेलीविजन के ऊपर कि कौन होगा नया अध्यक्ष। तो और इसका इसका कारण लोगों को समझना होगा कि जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में खत्म हो गया था। ये समझिए, उनको जनवरी में उनको हट जाना था, लेकिन ये हुआ कि लोकसभा चुनाव है तो इस समय तत्काल हटाना ठीक नहीं, तो ये 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उसके बाद 6 महीने बाद जब चुनाव हो गए तो उसके फिर 6 महीने, उस 6 के अब तो 8 महीने हो गए। 4 जून को रिजल्ट आ गया था, तो अगर आप जून से जोड़िए तो आठवां महीना चल रहा है और भाजपा अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई। जबकि दिल्ली के चुनाव है तो दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण, ऐसा महत्व नहीं था कि उसके पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया जाए। तो 8 महीने वो उस आड़ में टलता रहा, लेकिन अब टालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब तो वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी अब बांधनी पड़ेगी। मैं बड़ा जानबूझकर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब जो नया अध्यक्ष चुना जाना है वो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। और उसकी वजह है, जरा आप क्या खेल है राजनीति का या किस्मत का खेल कहिए कि जेपी नड्डा भाजपा के इतिहास में अकेले ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने सर्वाधिक जीत जिनके खाते में दर्ज है। जेपी नड्डा के कार्यकाल में 26 चुनाव जीती है भाजपा, 26, जो इससे पहले किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं जीती, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो। खैर उस समय पार्टी भी उसी स्थिति में नहीं थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, अमित शाह रहे हो, नितिन गडकरी रहे हो, उन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया जेपी नड्डा ने। अपने कार्यकाल में 26 जीते उनके खाते में दर्ज हैं। तो इस उपलब्धि के साथ वो बैठे हुए थे, इस उपलब्धि के साथ वो छोड़ेंगे। लेकिन जेपी नड्डा को क्या मेरा अपना मानना है और दर्शक उससे आपके सहमत होंगे कि क्या उन 26 में से एक भी जीत ऐसी क्या जेपी नड्डा चिन्हित कर सकते हैं कि उनकी वजह से हुई या उनके करिश्मा से हुई या उनका बड़ा कोई इसमें वो रहा हो कि केवल डिसाइडिंग फैक्टर वो रहे हो? नहीं, नहीं हुई। और उसका मैं बिल्कुल एकदम बहुत पीछे नहीं जाऊंगा जिनसे उन्होंने कमान संभाली थी। अजी अमित शाह का कार्यकाल याद करिए अध्यक्ष के रूप में, तो जितनी जीते थी वो भले इनसे कम रही हो, लेकिन जितनी भी जीत थी उसमें सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता था अमित शाह का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और फिर बाद में लोकसभा का तो हुआ ही। तो ये अंतर है दोनों आदमी में। और जेपी नड्डा के साथ तो मैंने कहा ना कि एक तो रिकॉर्ड उनका नाम तो दर्ज रहेगा, और वो भाजपा के इतिहास में नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी में ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं हुआ जिसने 26 जीतें दर्ज की हैं। वो छोड़ दीजिए, जिस समय कांग्रेस का राज चला करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था, विपक्ष नाम की चीज नहीं हुआ करती थी इस देश में, तब उस काल को छोड़ दिया। अगर आप 80 के बाद की बात करिए तो यानी 44-45 साल की बात कर रहा हूँ, तो सबसे सुनहरा एक तरह से रिकॉर्ड लेकर जेपी नड्डा इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि उन 26 में से एक में भी जीत में भी उनका कोई योगदान मैं नहीं मानता। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थे उनकी वजह से वो हुआ। और ये जो 8 महीने से घंटी नहीं बंधी है अभी तक बिल्ली के गले में, तो इसका कारण क्या है? और 8 महीने क्या, मैंने कहा वो तो जनवरी की बात करिए, पिछले साल जनवरी से, यानी 14 महीने हो गए ये कार्यवाहक चलते रहे।
अभी सितंबर या अक्टूबर में डिक्लेयर हुई, 4 आदमी की कमेटी बन गई कि ये कमेटी चयन कर लेगी और दिसंबर में नए अध्यक्ष का घोषणा हो जाएगी। उसमें संबित पात्रा और नरेश नरेश क्या मैं उनका नाम देखिए भूल गया। तो ये 4 आदमी थे उसमें, तो 4 आदमी कमेटी बनी कि ये लोग जो है चयन करके उस पर नए अध्यक्ष का बताएंगे। लेकिन वो भी कमेटी कहाँ गई, उस कमेटी का डिसीजन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जब दिल्ली का चुनाव भी हो गया तो अब तो बनाना पड़ेगा ना अध्यक्ष, क्योंकि पार्टी संविधान कहता है कि तीसरी बार नड्डा जी बन नहीं सकते। तो मैं बता रहा हूँ गायत्री जी कि इसका सबसे बड़ा कारण, और ये कारण जो है लोकसभा चुनाव के बाद उपजा है, कि इससे पहले के जो अध्यक्ष थे, यानी अमित शाह थे या उसके बाद जेपी नड्डा बने, मोदी काल की बात कर रहा हूं, तो वो एक तरफा चॉइस से बनते थे कि जिसको कह दिया वो बन गया, फिर उस पर कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं होता था। यानी आरएसएस बिल्कुल साइड लाइन था, आरएसएस की कोई भूमिका उसमें फिलहाल नहीं थी, ना उसकी कहीं चर्चा होती थी। जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चाहा वो बना अध्यक्ष। तो पहले उन्होंने अमित शाह को चाहा, सबसे क्लोज थे उनके, और उखर उनका परफॉर्मेंस भी रहा। और उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा को चाहा। जेपी नड्डा को क्यों चाहा ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जेपी नड्डा को मैंने बताया दोनों चीजें हैं कि 26 जीते भी हैं और उनमें से एक भी जीत उनके खाते में दर्ज नहीं की जा सकती, वो तो एक टेक्निकल चीज है। लेकिन अब की जो तीसरा अध्यक्ष चुना जाना है उसमें बिल्कुल बराबर की शेर आरएसएस की होगी, और आरएसएस की सहमति के बिना भाजपा का नया अध्यक्ष नहीं बनेगा। और उसका कारण है कि मैंने कहा ना, जो वो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, तो उस लोकसभा का जो चुनाव परिणाम था, दुनिया भर के कारण उसमें गिनाए जाते हैं कि इस कारण से सीटें कम हो गई, उस कारण से सीटें कम हो गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कारण था, उसका कारण ये था कि आरएसएस ने बिल्कुल एकदम से अपना हाथ खींच लिया था। आरएसएस ने अपोज नहीं किया, आरएसएस कहीं विरोध में प्रचार करने नहीं गई, लेकिन आरएसएस ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। तो उसके बाद जितनी ताकत थी भाजपा की, सामने आ गया कि बिना माइनस आरएसएस बीजेपी की पावर कितनी है, वो लोकसभा चुनाव परिणाम बताया। और उसके बाद चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, या लेटेस्ट दिल्ली का चुनाव हो, तीनों चुनावों में खुलकर विश्लेषण हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कि इसमें आरएसएस की सबसे निर्णायक भूमिका थी, सबसे निर्णायक भूमिका। जो परिणाम हरियाणा में आए, महाराष्ट्र में आए या दिल्ली में आए। और इसका जरा विरोधाभास देखिए कि एक तरफ आरएसएस की सबसे निर्णायक भूमिका थी जिताने में, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें जो आरएसएस कट के बिल्कुल बैठ गया, ऑफिशियली बैठ गया एक तरह से, उसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय जेपी नड्डा जी की थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी भूमिका सबसे बड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और अब भाजपा अपने पैरों पे खड़ी हो गई है। तो आरएसएस को और नाराजगी हुई। उसके बाद आरएसएस भी कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने पैरों खड़ोगे तो तुम चुनाव लड़के देख लो। परिणाम सबके सामने आया। तो इन परिस्थितियों में जब छोड़ा है और अब नए अध्यक्ष का चयन करना है, तो उसमें आरएसएस की सहमति लेना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मामला उलझा हुआ है, इसीलिए मामला उलझा हुआ है। अन्यथा जितने नाम चल रहे हैं मंडी में, उन नामों का कोई महत्व नहीं था। उन नामों को कोई भी एक उठाकर, उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो मैं कहूं उसको लागू करे, वो आदमी यहाँ पर हो जाता। तो उसमें सबसे पहला नाम जो लिया जा रहा है, जो आज की तारीख में 3 नाम जिनको बड़ा टॉप पे लोग बता रहे हैं, कि एक भूपेंद्र यादव, दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान, और तीसरा शिवराज सिंह चौहान। तो इन तीनों नामों में से कोई नहीं बनेगा। जो मैं अपना आकलन बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। कि भूपेंद्र यादव क्यों नहीं बनेंगे, इसको जरा समझ लीजिए आप। पहले इन नामों पर जरा चर्चा करने से पहले ये भी समझिए कि अब आने वाला जो समय है, जिस नए अध्यक्ष को जो झेलना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव भाजपा के लिए, दो राज्यों के चुनाव हैं, उनमें पहला बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। ये चुनाव उसी नए अध्यक्ष के कार्यकाल में होंगे, जो अब नया अध्यक्ष यहाँ पे बनाया जाएगा। मार्च 2027 में यूपी का चुनाव होना है, और बिहार का चुनाव तो अभी 10 ही महीने दूर है। तो इन दोनों राज्यों को साध लेने वाला अध्यक्ष चाहिए भाजपा को। तो ये बंगाल का चुनाव भी इसी समझिए होना है, आसाम का चुनाव भी होना है। तो बड़ा एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो अपना इफेक्ट डाले, कहीं लगे कि हाँ उसने भूमिका उसकी रही इसमें। तो उसमें मैं पूरी तरह से भूपेंद्र यादव को तो कतई नहीं मानता हूँ। पहले मैं जरा अब नाम आपको काटता चल रहा हूँ कि भूपेंद्र यादव को मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि भूपेंद्र यादव ने अभी ताजा जो काम हुआ है कुंभ को लेकर, योगी आदित्यनाथ के कुंभ के समय में, वो जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई कि ये पानी पीने लायक तो छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहीं है,
वो उन्हीं के मंत्रालय का है, वो सीपीसीबी। तो केंद्रीय मंत्री होते हुए उसी भूपेंद्र यादव के होते हुए जो रिपोर्ट आई, अब वो दिल्ली का क्या कनेक्शन है और भाजपा की सरकार ने क्या किया, लेकिन उन पर कितने आग बबूला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का आम नागरिक है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी भूपेंद्र यादव को जान गया है कि उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के मंत्रालय से ये रिपोर्ट आई थी कि ये ऐसा ऐसा है। और बाद में उस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ गई और आज तो सीपीसीबी ने खुद एक तरह से यू टर्न लिया है और आज अखबारों में बड़े बड़े उसमें छवि है कि कुंभ का पानी बड़ा शुद्ध है, नहाने लायक है, आचमन करने लायक है, सब कुछ उन्होंने कर डाला। तो ये 4 ही दिन के अंदर ऐसा कौन सा जादू हो गया? तो उसका पूरा एक तरह से जो मंत्री हो जाता है तो वो भूपेंद्र यादव के है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और मैंने कहा इस तरह के मंत्री को जो पहले ही विवादों में गिर गए, तो मेरे ख्याल से भाजपा नेतृत्व उनसे थोड़ी दूरी रखेगा, उनको अध्यक्ष नहीं बनाएगा। धर्मेंद्र प्रधान की बात करिए तो वो उड़ीसा के हैं और शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। संगठन में उनकी क्या रही है भूमिका, मतलब कितने वो संगठन करता है, इसके बारे में अभी कोई कुछ जानता नहीं है। तो उनके लिए भी मुझको लगता मुश्किल है कि संघ उन पर कोई सहमति देगा, ये संघ उनसे सहमत होगा। तीसरा नाम बड़ा महत्वपूर्ण है जो शिवराज सिंह चौहान का है, और वो शिवराज सिंह चौहान को आंख बंद करके भाजपा अपना अध्यक्ष बना सकती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ एक समस्या है गायत्री जी, कि शिवराज सिंह चौहान को जिस समस्या के कारण उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, वो समस्या तो और विकराल हो जाएगी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो। मेरा इशारा आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, ये प्रॉब्लम है सर, प्लीज थोड़ा इलैबोरेट करें उस पे, मेरे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा, प्लीज इलैबोरेट करें। नहीं, जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद की लड़ाई चल रही कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और उस लड़ाई में आज की तारीख में 2 नाम सबसे प्रमुख है, एक तो योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह, लेकिन एक तीसरा नाम शिवराज सिंह का उठने लगा था। और वो जिस तरह की जीत हुई थी मध्य प्रदेश में, अभूतपूर्व जीत जो कभी सोची नहीं गई थी, उससे ज्यादा जीत हुई थी। तो करिश्मा तो था ही शिवराज सिंह चौहान का। तो शिवराज सिंह चौहान के अगर वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते तो कद उनका वो एक तीसरा आदमी उस रेस में शामिल हो जाता। तो एक तीसरे आदमी को उसको बाहर करने के लिए उसको ले आए केंद्र में। लेकिन तो अब अगर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो ये समझ लीजिए कि वास्तव में आज की तारीख में मेरा अपना मानना है कि शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई आदमी नहीं है भाजपा के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सके। और उनके फेवर में आरएसएस भी होगी, बिल्कुल होगी, कोई आरएसएस को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उस पर आपत्ति शीर्ष नेतृत्व को होगी। मैंने कहा ना कि जिस वजह से वहां से हटाया था, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया शिवराज सिंह चौहान को तो यूपी, बिहार और आसाम और बंगाल के जो चुनाव होंगे उसमें शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा की तरह अध्यक्ष नहीं होंगे। शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति आपको नजर आएगी। शिवराज सिंह चौहान उसी तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हम लोगों ने देखा कि 5 साल उनके रहे, उसमें उन्होंने चुनावों को परिवर्तित किया, परिणाम उन्होंने निकाले। तो शिवराज सिंह चौहान उससे कहीं हल्के नहीं पड़ेंगे और उनको पूरा आरएसएस खुलकर उनका सहयोग भी करेगी। तो लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैंने कहा वो सारी कसरत बेकार हो जाएगी जो मध्य प्रदेश के अंदर की गई थी। तो इस वजह से मुझको नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुझे लगता नहीं, लेकिन हालांकि बनाना उनको चाहिए। और एक कारण और भी है कि शिवराज सिंह चौहान को जब यहाँ दिल्ली लाए तो एकदम आप उस आदमी को इग्नोर नहीं कर सकते थे, तो उनको कृषि मंत्री बनाया गया। और पिछले 8 महीने के कार्यकाल का अगर आप पूरी सरकार का कार्यकाल देखिए, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री का तो छोड़ दीजिए, वो तो विशिष्ट है, अति विशिष्ट है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर बाकी से सरकार की बात करिए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान का है कृषि मंत्रालय के अंदर। आप जो गौर करिए कि सरकार बनने के बाद तो किसान आंदोलन फिर शुरू हुआ था और कितने स्मूथली टैकल किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो उनके जैसा अनुभवी और मैच्योर आदमी ही उसको टैकल कर सकता था। तो शिवराज सिंह चौहान सर आज भी जो वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर प्रोटेस्टर्स, उनकी और शिवराज सिंह चौहान की आज भी मीटिंग हुई है। तो वो बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, मतलब बहुत मीडिया में आके नहीं, बहुत चुपचाप तरीके से, बहुत साइलेंटली और बहुत मैच्योरिटी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो वो कृषि मंत्रालय भी बहुत बेहतरीन संभाल रहे हैं। तो इसकी वजह से भी उनको संभवतः न छेड़ा जाए। वैसे उनको
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो ये नाम तो गए हट। अब उसके अलावा जो नाम चलना है वो मंडी में जैसे नहीं होता कि मंडी में किसके नाम से लॉटरी लग जाए कि सुनील बंसल हो जाएंगे, ओम माथुर हो जाएंगे, विनोद तावड़े हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। तो उसमें किसके नाम की लॉटरी खुलेगी उसको मैं बहुत ज्यादा। देवेंद्र फडणवीस का नाम काफी चला था ना हाँ, नहीं वो, हाँ देखिए मैं उसको भूल रहा था, अच्छा आपने याद दिला दिया कि देवेंद्र फडणवीस एक गंभीर नाम था और देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के योग्य थे। अब वो आदमी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो चुका है और जिन इस परिस्थितियों में वो वहां पे है, तो अब उनको हटाकर पहले उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना एक सिरदर्द कि अब देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में कौन रिप्लेस करेगा, तो ये जरा मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल से आरएसएस भी नहीं चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाया जाए। वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होंगे, उनको हटाएंगे। अगर हटा के यहाँ लाते हैं तो बहुत बेहतरीन चयन होगा। जैसे मैंने शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा कि शिवराज सिंह चौहान अगर नहीं बनते हैं और देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो पूरा कंपनसेट कर देंगे। वो बेहतरीन नौजवान चेहरा है और कोई कमी नहीं है। क्या कहूँ कि संगठन सब कुछ वो देख चुके हैं। भाजपा वहाँ महाराष्ट्र में अध्यक्ष भी रहे, नेता विपक्ष भी रहे, अब तो मुख्यमंत्री हैं, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन उनको हटाएंगे नहीं वो, क्योंकि वहां पर देवेंद्र फडणवीस को अगर हटाया तो वो जो एक नाथ शिंदे वहां बैठे अभी तक अपने दबाए, उनके सपने फिर जोर मारने लगेंगे। फिर वो अपने आप को फिर वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकने लगेंगे। बड़ी मुश्किल से वो मैनेज हुई है। तो देवेंद्र फडणवीस को इस वजह से संभवतः वो नहीं बनाएंगे। अब बनेगा कौन गायत्री जी, ये समस्या है। मैंने आपको जो जो बड़े नाम थे उनके मैंने समीकरण ये बताए। मेरे हिसाब से एक आदमी डार्क हॉर्स साबित हो सकता है और उस आदमी को वो आदमी पूरी तरह से खरा उतरता है और उसका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बहुत बेहतरीन जनता युवा मोर्चा चलाया उन्होंने। अनुराग ठाकुर के समय में जनता युवा मोर्चा चर्चा में था। मतलब आज की तारीख में देख लीजिए, कहीं आपको चर्चा नहीं नजर आती, केवल कागज पत्थर में है, केवल कागज पत्थर में। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन अनुराग ठाकुर के समय में जनता युवा मोर्चा जागृत नजर आता था कि हाँ, जनता युवा मोर्चा का कोई अस्तित्व है। और अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो एक तो संगठन चलाने का राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव है। दूसरे नौजवान है, जो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे पहली पसंद होती है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि यूथ होना चाहिए। एक वो जो नई भाजपा तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अनुराग ठाकुर फिट हो सकते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर के साथ एक पेज फंसेगा कि जेपी नड्डा भी हिमाचल से थे और उनका जो विकल्प लेके आएंगे तो वो भी हिमाचल से है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के फैसलों में कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है, क्योंकि हिमाचल कोई बहुत बड़ा स्टेट भी नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेट है तो उसको कहे कि साहब आप उसको ओब्लाइज कर दो। छोटी जगह के लेकर इस तरह की बातें नहीं आती हैं। तो मुझको ये लगता है कि अनुराग ठाकुर को बनाया जा सकता है, या फिर अगर और उस पर आरएसएस को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, जो मुझको है। और इसीलिए और मैं उसको डार्क हॉर्स इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी कहीं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। कोई भूपेंद्र यादव में उलझा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान में उलझा है। मैंने सबके एक एक जो चर्चित नाम थे उनके आपको बताए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अनुराग ठाकुर बहुत बेहतरीन चयन होंगे, जिनके साथ अभी कोई बाधा नहीं। जिस तरह से और लोगों के साथ बाधा है, चाहे शिवराज सिंह हो चाहे फडणवीस हो, कोई बाधा नहीं है। ऊर्जावान व्यक्ति है, नौजवान व्यक्ति है और संगठन चलाने का अनुभव है और बेहतरीन संगठन चलाया था। जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार 2014 में, तो युवा मोर्चा संभवतः अनुराग ठाकुर के ही पास था। तो इस तरह के व्यक्ति को शायद ये ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे चल रहा है कि वो महिला बन जाएगी तो सरोज पांडे बना दी जाएंगी और तावड़े बना, जरा तावड़े आवड़े को क्यों बनाएंगे भाई? महाराष्ट्र के, उनका कोई लेना देना नहीं, कोई बड़ा ऐसा परफॉर्मेंस नहीं, कोई बड़ा हाई प्रोफाइल नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है कि आसमान से ऊंचा कद आप कह लीजिए, या आप गृह मंत्री में अमित शाह को कह लीजिए, बहुत बड़ा कद है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी कद का होना चाहिए। जेपी नड्डा का तो मैं बस वो नरेंद्र मोदी के वो प्रिय थे, ये बिल्कुल सच है। नरेंद्र मोदी ने उनको आउट ऑफ वे जाकर प्रमोट किया। जब कुछ चुनाव के तो उन्होंने कहा कि मंच से नरेंद्र मोदी ने नारा लगाया कि नड्डा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यहाँ तक नरेंद्र मोदी ने इस तरह से किसी को नहीं प्रमोट किया। बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो जितनी क्षमता है उतना ही आदमी कर सकता है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता। और उसका मैं सबसे शर्मनाक उदाहरण आपको देता हूं कि जो इनका गृह प्रदेश है हिमाचल, वहां पर बहुत बुरी हार हारी भाजपा। और हारने के बाद जो वहां पर ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ, जो विपक्ष इसको कहता है,
या ऑपरेशन लोटस हुआ, अभी पिछले साल जनवरी में हुआ था, वो भी बहुत बुरी तरह से असफल हुआ। तो आपको अपने जो गृह प्रदेश है वहां की नॉलेज नहीं है, वहां की नब्ज आप नहीं समझ पा रहे हो, और राष्ट्र की नब्ज आपको आपके पास थी। तो खैर वो तो बीती ताई गुजार दे, जो होना था हो गया। और मैं सबसे बड़ा जो मानता हूँ पाप जेपी नड्डा से हुआ था कि वो जो लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो आरएसएस पर टिप्पणी कर दी थी, वो घातक टिप्पणी थी, और उस घातक टिप्पणी का भाजपा को परिणाम भी भोगना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद वो मंत्री बनाए गए। मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी कहते तो हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, फलानावाद नहीं चलेगा, ढिमाकावाद नहीं चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की अपनी पसंद है, जो पसंदवाद उनका चलता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो पसंदवाद ना होता उनकी अपना, तो जेपी नड्डा कम से कम मंत्री तो ना बनाए जाते, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया था कि उसका दंड जरूर मिलता, लेकिन नहीं मिला। चलिए, अब वो छोड़ रहे हैं तो उनकी जगह कौन आएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। और कोई अगर आपके दिमाग में तो बताइए, तो मैं बताऊं उसके विषय में। नहीं, नाम तो देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं दोनों का सबसे आगे चल रहा था, और तो कोई नजर नहीं आ रहा है। पीयूष गोयल का भी नाम एक दो बार मैंने सो सुना था बीच में। जी। नहीं 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 नहीं, देखिए पीयूष गोयल को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सरकार के अंदर। और पिछले 10 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख लीजिए, या अब की का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। और खासकर इस समय तो पीयूष गोयल की सरकार में बहुत ज्यादा जरूरत है। आप वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उनके पास है, और इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, किस तरह से ट्रंप ने जो ट्रेड वार शुरू कर दी है, टैक्स वार शुरू कर दी कि मैं उतने टैक्स लूंगा जितना मुझसे कोई देश ले रहा है। तो उस समय बहुत काबिल आदमी चाहिए, अनुभवी आदमी चाहिए, और उन सारी योग्यताओं को कह लीजिए, उन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं पीयूष गोयल। तो इस समय पीयूष गोयल को हटाकर अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की तरह होगा। तो मुझको पीयूष गोयल को मैं इसलिए मैं नहीं मानता कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और मेरे ख्याल से पीयूष गोयल इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि पीयूष गोयल का कभी संगठन में, फिलहाल मैं 10-12-15 साल से तो मैंने नहीं देखा कोई बड़ा वो आके हस्तक्षेप करते हो या उनकी कोई भूमिका रही हो। वो अपना केंद्र की राजनीति करते हैं, और जो काम उनको सौंपा जाता है उसको बहुत बेहतरीन करते हैं, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय हो, और या पिछले काफी लंबे समय से अब तो कपड़ा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, वो कपड़ा मंत्रालय तो बहुत बेहतरीन वो कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को वहां सरकार का पूरा जो समीकरण उसको डिस्टर्ब होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे तो नहीं, ये पीयूष गोयल नहीं होंगे, पीयूष गोयल नहीं होंगे। सर, और तो कोई नाम समझ नहीं आ रहा है आपको। आपको किसका नाम समझ में आता है? आपको क्या लगता है कि किसको बनाएंगे अगर मैंने दो अपनी स्ट्रॉन्ग? चॉइस, हाँ, क्या दो 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 नाम आपने पूछे ना, तो मैंने कहा एक तो मेरी अगर पहली पसंद है तो शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान को अगर वो मंत्री होने की वजह से नहीं हटाते हैं, नहीं छेड़ते हैं, बेहतर काम कर रहा है। दूसरे, मैंने वो समीकरण आपको बता दिया कि उसके बाद दो साल अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए तो वो कद वो अपने 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 कर्मों से या अपने प्रयासों से बढ़ाते हैं, किसी के सहारे वो नहीं रहेंगे, वो बैसाखी बन के नहीं रहेंगे। तो फिर वही, उसी लिए तो उनको मध्य प्रदेश से हटाया गया था, तो दोबारा फिर तो मुझको लगता है मुश्किल है। और दूसरी चॉइस अगर मेरी पूछे तो मैं अनुराग ठाकुर को मानता हूँ कि अनुराग ठाकुर को संभवतः बनाया जाएगा। और वो जो दुनिया भर के चल रहे हैं कि दलित बनाया जाएगा, कि तो दलित तो पिछड़ा हो अगड़ा, इस चक्कर में नरेंद्र मोदी नहीं पढ़ेंगे, और अभी तक वो नहीं पढ़े हैं। ये जेपी नड्डा कौन से पिछड़े थे, दलित थे, या अमित शाह कौन से दलित थे, या उससे पहले गडकरी कौन से दलित थे। वो सारा विष, जो राजनीति का विष है, वो नरेंद्र मोदी अकेले ही पी लेते हैं, और वो काफी इस तरह के बाउंडरों से निपटने के लिए एक आदमी ऐसा चाहिए जो संगठन को सुचारू रूप से उसमें फिर से उसको सही ढंग से उसमें ग्रीस और तेलिंग आयलिंग वगैरह कर दे। यह है, तो उसमें मुझको लगता है कि खासकर जब अमित शाह और मोदी ऐसे लोग बैठे हैं तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अनुराग ठाकुर करेंगे। तो वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि मार्च एंड तक कंपलसरी है इन लोगों के लिए अनाउंस करना कि विल बी द नेक्स्ट बीजेपी हेड। अभी देखते हैं सर, ये तो बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी होता जा रहा है डे बाय डे। जी। नहीं, वो इसीलिए मैंने कहा ना कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था, तो वो क्योंकि इतनी देर कर दी इन्होंने, इतनी देर इन्होंने कर दी। वो पिछले साल जनवरी में होना था जो चेंज, वो आज की तारीख में फरवरी में आ गया। तो इसका मैंने कारण आपको बताया कि एक तो आरएसएस की सहमति बड़ी आवश्यक है। आप आरएसएस को इग्नोर करके या आरएसएस को नाराज करके, अब हैसियत नहीं है कि आप आरएसएस को इग्नोर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। और क्यों? क्योंकि आरएसएस ने पिछले 8 महीने के अंदर अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रमाणित किया है, पूरी तरह से उसको दिखाया है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। नकारात्मक उसने दिखाया लोकसभा के चुनाव में,
तो सारे सारे प्रयास हो गए, सारे दन बैठक हो गई, 240 रहे क्योंकि आरएसएस आपसे माइनस थी, और जिस समय आरएसएस आगे आपसे जुड़ी तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो गए। परिणाम आपने हरियाणा का जो परिणाम आया उस पर तो पूरे देश के लोग चौंक रहे कि कैसे परिणाम आए, तो वो केवल आरएसएस के प्रयासों का परिणाम था। या उसके बाद महाराष्ट्र का ऐतिहासिक परिणाम, ऐतिहासिक परिणाम जो कभी कांग्रेस अपने शासनकाल में नहीं कर पाई, वो तो जिस तरह जब आरएसएस ने दिखाया कि जो नड्डा जी ने कहा था कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि हमारी जरूरत तुमको पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और अगर आगे भी रहनी है तो तुमको हमारी सुननी पड़ेगी, और उसको अब सुनना पड़ रहा है। और इसका मैं ताजा उदाहरण दे दूं, ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठी हैं रेखा गुप्ता, तो अब लोग पता नहीं क्या लिखा है उसमें, उनके भी जो नियुक्ति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस की है। अगर मैं पुराना वाला सिस्टम चल रहा होता तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की नहीं बनती। इसको समझ लीजिए आप गायत्री जी, बहुत ज्यादा खुलकर इसमें कहने की बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो आरएसएस अपना श्रेय चाहता है। और सबसे खास बात यह है कि जो जो इतना मजबूत संगठन है, जो इतना खुलकर आपके साथ खड़ा होता है, वो केवल एक ही चीज आपसे चाहता है कि हमको सम्मान मिले, हमारी आवाज सुनी जाए, हमारी आवाज को महत्व दिया जाए। अन्यथा आरएसएस को कभी आप सरकार के संचालन में आप आरएसएस का कोई हस्तक्षेप कभी नहीं देखा। फिलहाल तो मैंने देखा, ये यूपी के अंदर देखा है, जब कल्याण सिंह की सरकार रही, राजनाथ सिंह की सरकार रही, वो पूरा पूरा आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपने हिसाब से चलाइए सरकार। हाँ, जहाँ विचारधारा की बात आती है वहां पर टोका टाकी जरूर होती है, वो होनी चाहिए। तो अब अगर आरएसएस अपनी बात मनवाने पर अड़ा है तो बिल्कुल ठीक अड़ा, और मैं उसका समर्थक हूँ। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ थैंक यू वंस अगेन सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय हिंद, जय श्री राम, प्रणाम।